नमस्कार। दर्द का रिश्ता की अगली कड़ी में आपका स्वागत। कल मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें समस्तीपुर के दलसिंह सराय अनुमंडल के तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता हरिशंकर प्रसाद कुशवाहा के मामले को उजागर किया था कि कैसे एक अधिकारी को हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार ने, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग, विजिलेंस, विभागीय जांच आयुक्त, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि इस पदाधिकारी को इतना प्रताड़ित होना पड़ा, किडनी की बीमारी हो गई और अंततोगत्वा उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति ईश्वर दें, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। इस वीडियो में कई कमेंट आए, फिर बहुत सारे लोगों ने मुझसे फ़ोन पर भी संपर्क किया, बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भी भेजे और ये बताया कि इस तरह की घटनाएं बहुत तेज़ी से वृद्धि होती जा रही है, बहुत बढ़ता जा रहा है। जहां एक नेक्सस ने पूरे राज्य में जन्म ले लिया है जो सूचना का अधिकार और विजिलेंस के साथ एक ट्रायंगल बनाता है और उस ट्रायंगल में बहुत सारे लोगों को ब्लैकमेल करता है और फिर उसको फंसाता भी है। मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि जो पदाधिकारी, जो कर्मी अनैतिक कार्यों में संलिप्त हैं, जो जनता का काम नहीं करते हैं, रिश्वत के चक्कर में लगे रहते हैं, रिश्वत लेते हैं और बाकी तमाम तरह के अनैतिक कार्यों में इन्वॉल्व रहते हैं, यह वीडियो उनके लिए नहीं है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो शिद्दत से अपना काम करते हैं। लेकिन आज इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि इस राज्य में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है जहां आपकी सीनियर अथॉरिटी, राजनीतिक दबाव आपको तरह तरह से प्रताड़ित और मजबूर करता है कि आप उसी मुख्य धारा में इसलिए बोल रहा हूं कि अभी यही मुख्य धारा हो गया। आपने देखा कि अभी 30 जून को जितने ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुए उसमें कैसे कैसे खेल हुए। सबसे पहले एक जानकारी हम तमाम सरकारी कर्मियों को दे दें कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत एक नियमावली बनी है, उसका नाम है बिहार बोर्ड मिसलेनियस रूल। उसमें एक नियम है, नियम 4। वो नियम 4 ये कहता है, उसका मजमून ये है, इसका तात्पर्य है, उसका लीगल इंटरप्रिटेशन ये है कि यदि कोई आपसे सीनियर प्राधिकार अथॉरिटी हूसोएवर ही में भी अगर आपसे वैसा काम करने के लिए कह रहा है जो आपको लगता है कि ये लीगली और इन अकॉर्डेंस विद द रूल नहीं है, गलत काम है, तो आप उनको एक बार कह सकते हैं, फाइल के माध्यम से भी कह सकते हैं कि इसमें ये चीज़ है, ये नियम है, ये कानून है, ये नहीं होना चाहिए। फ़र्ज़ कीजिए कि दोबारा वो आप पर दबाव डालते हैं या लिखते हैं या डायरेक्शन देते हैं कि नहीं इसको आप कर दीजिए, चाहे मौखिक ही क्यों नहीं कहते हो। तो नियम 4 ये कहता है कि जो प्राधिकार, जो अथॉरिटी, जो अधिकारी आपको नियम या कानून के विरुद्ध यह काम करने के लिए कह रहा है, उससे ठीक ऊपर के एक प्राधिकार को सिर्फ इसकी सूचना दे दीजिए और वो काम आप कर दीजिए, तो जो बर्डन है, उसकी जो जवाबदेही है वो आप पर नहीं रहेगी, वो उस पर शिफ्ट कर जाएगी जिसने आपसे ये काम कराया। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि ज़िले का डीएम किसी अपने मातहत अधिकारी को, बीडीओ हो, सीओ हो, एसडीओ हो, एडीएम हो, कोऑपरेटिव अफसर हो, एग्रीकल्चर अफसर, हूसोएवर में भी उसको कुछ वैसा काम करने के लिए कहता है, या विसूत्री में ही मंत्री ऐसा काम करने के लिए कहता है। विसूत्री का मतलब उसका जो सेक्रेटरी होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, तो उसका सेक्रेटरी डीएम ही होता है। ऐसा काम करने के लिए कहता है जो नियमानुकूल नहीं है, आपको लगता है, और आपके पास उसके पर्याप्त कागजात हैं, पर्याप्त कंटेंट है, तो आप उसके ऊपर के एक प्राधिकारी, अगर डीएम है तो उसके केस में कमिश्नर हो सकता है या विभागीय सचिव हो सकता है। अगर विभागीय सचिव कहता है तो मुख्य सचिव हो सकता है। अगर मुख्य सचिव कहता है तो फिर
मुख्यमंत्री थ्रू हिज प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो सकता है। अगर मुख्यमंत्री ही कहता है तो गवर्नर हो सकता है थ्रू हिज प्रिंसिपल सेक्रेटरी। बहरहाल वो उतनी बड़ी नौबत नहीं आती, सामान्यतः ये जिले प्रमंडलों और सचिवालय में होता है। ऑफ कोर्स सचिवालय में मोड मिसलिनियस रूल नहीं लागू होते हैं, ये सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के लिए हैं, लेकिन प्रिंसिपल इनंशिएटेड है, इसलिए वो प्रिंसिपल यहाँ भी लागू होगा। कहता है नियम 4 कि यदि आपको लगता है कि किसी प्राधिकार ने कहा कि साहब ये काम कर दीजिए, वो नहीं होना चाहिए, तो उसके ऊपर के प्राधिकार को सूचित करके कर दीजिए, आपका दोष नहीं रहेगा, आपका बर्डन नहीं रहेगा। बहरहाल मैं आज फिर से एक निवेदन करना चाहूँगा सरकारी कर्मियों से कि आप ईमानदारी पूर्वक जो दायित्व आपको दिए हैं उन दायित्वों का निर्वहन कीजिए, और इसके बावजूद अगर आपको कोई फॉल्सली इम्प्लीकेट करता है, झूठे मामलों में फंसाता है या फंसाने की कोशिश करता है, उसके लिए आपके पास क्या कानूनी हथियार हैं। इस विषय पर बात करने के लिए मुझको बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मुझको लगा कि एक छोटा वीडियो आपको बना दें, आपको अवेयर कर दें। इस सब के लिए इट इज़ फॉर ऑल, बट इट मस्ट बी वॉच्ड बाय एवरी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जो सरकारी कर्मी हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट, उनको ज़रूर देखना चाहिए, पब्लिक को भी देखना चाहिए कानून क्या कहता है। वैसे हमारे देश में झूठी गवाही, झूठे कागजात प्रस्तुत करने, झूठे मुकदमे करने आदि के संबंध में कोई अलग से कानून नहीं है और बहुत स्ट्रिंजेंट कानून नहीं है, लेकिन इंडियन पीनल कोड IPC की धारा 195 जो अब बदल गया और अब हो गया भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, इसकी धारा 231, 248 में भी उसका प्रावधान है, 231, 32 वगैरह में इस पर पूरी चर्चा है कि जैसे अगर आपको मैं स्क्रीन पर दिखाना चाहूँ तो स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ। 231 क्या कहता है? Whoever gives or fabricates false evidences, intending thereby or cause or knowing it to be likely that he will be thereby cause any persons to be convicted for an offence which by the law for the time being in force in India is not capital but punishable with imprisonment for life or imprisonment for 7 years upward shall be punished as the person convicted of that offence would be liable to be punished। कोई ऐसा चीज़ में आप उसको फंसा रहे हैं कि एकदम उसको आजीवन कारावास या 7 साल आदि की सज़ा हो सकती है, तो अगर वो फॉल्स है तो 231 कहता है कि उस पर भी मुकदमा चल सकता, उस पर भी वो सज़ा इम्पोज किया जा सकता है। 248 जो IPC का 211 था वो कहता है कि अगर कोई फॉल्स केस इंस्टीट्यूट किया गया है तो उस पर भी कानून के प्रावधान है और अकॉर्डिंगली सज़ा आदि का प्रावधान है। तो हम उस पर डिटेल में नहीं जा रहे हैं, इसके प्रिंसिपल को हम आपको इनंशिएट कर देते हैं। एक और चीज़ समझ लेना है कि एक कॉन्सेप्ट होता है कानून में, उसको बोलते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। तो बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब कि यदि आप पर कोई आरोप लगा है तो उस आरोप को साबित करने का बर्डन जिसने आरोप लगाया है, यानी जो प्रोसिक्यूशन है, उस पर है, न कि आप पर है। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत तकनीकी विषय है, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि आम सरकारी कर्मी, निचले स्तर की भी सरकारी कर्मी इसको अच्छे से समझ जाए। अक्सर मैंने देखा है, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिन पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स चल रही होती है या जिन पर शो कॉज विभाग ने किया हुआ होता है, जिस पर आरोप पत्र गठित किए गए होते हैं, प्रपत्र क जिसको बोलते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते रहते हैं अलग अलग सेवाओं के, और अक्सर हम देखते हैं कि वो जो जवाब देते हैं वह जवाब देखने से ऐसा लगता है कि वो गिड़गिड़ा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि नहीं हम तो ऐसे नहीं किए थे। मतलब उसको
जिसको बोलते हैं ना, याचना करने लगते हैं। कानून क्या कहता है? कानून कहता है, ये देखिए मेरे पास एक किताब है, इसमें ये VSR अवधानी और वी सौभाग्यवली, ये दोनों की लिखी हुई किताब है। ये फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, विनोद पब्लिकेशंस की ये किताब है, लेसन्स ऑन बर्डन ऑफ प्रूफ। इसके पेज नंबर 4 आदि से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ की चर्चा किया है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, वो अब हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इसमें भी चर्चा है, जो प्रूफ होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब किसको साबित करना है। जैसे फर्ज कीजिए कि आप पर प्रपत्र क भरा गया और अपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग शुरू की गई। तो प्रपत्र क क्या होता है? आरोप पत्र होता है, आप पर ये आरोप लगाए गए हैं, तो आप जवाब देते हैं उसमें। तो जवाब जब आप देते हैं तो अक्सर मैंने देखा, मतलब 95% केसेस में मैंने देखा है कि उनके जवाब से ऐसा प्रतीत होता है कि वो खुद ही प्रूफ कर रहे हैं या खुद ही बताना चाह रहे हैं कि साहब ये हमने नहीं किया है। जबकि आपका जवाब में स्पष्ट ये होना चाहिए कि आपने 5 आरोप लगाए हैं, इन 5 आरोप के साक्ष्य आप प्रस्तुत करें। जैसे इस केस में मैंने कहा था हरिशंकर कुशवाहा केस में कि मांगा गया कॉल डिटेल, CDR, टावर लोकेशन, उसने दिया नहीं। तो अगर उसने नहीं दिया तो ये फिर चार्ज ड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि यह विजिलेंस का काम था, या जिस विभाग ने यह प्रपत्र को भरा था, सामान्य प्रशासन भरा हो या राजस्व विभाग ने भरा हो, ये उसका दायित्व था कि आप साबित कीजिए कि बात हुई थी और आपने ऐसे फोन पर पैसा मांगा था, उसमें टावर लोकेशन ये था। आपको नहीं साबित करना है कि नहीं साहब हम तो उस समय समस्तीपुर में थे, हम उसमें पटना में थे। दिस इज नॉट योर बिजनेस। कानून ये कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ शैल लाई विद द पर्सन हु हैज एलिज्ड, हु हैज फॉर्म द चार्ज, हु हैज लेवल्ड द चार्ज। आप पर जिसने आरोप लगाए, आप पर जिसने मुकदमा किया, ये उसको साबित करना है कि वो जो आरोप लगा रहा है वो सही है। बर्डन ऑफ प्रूफ है। मैं 99% केसेस में देखता हूं कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स लिखते समय इस सिद्धांत का वो ख्याल ही नहीं रखते। बर्डन ऑफ प्रूफ के कुछ एक्सेप्शंस हैं, मैं भी उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में वो थोड़ा उल्टा है। इसके अलावा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में पोटा वगैरह अब खत्म हो गया, टाडा वगैरह, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ बोलता है, मतलब जो आरोपी है उसी को साबित करना होता है कि हम इनोसेंट हैं। लेकिन इस मामले में आरोपित को नहीं साबित करना, आपको नहीं साबित करना है कि आप इनोसेंट हैं, उसको साबित करना है कि आप दोषी हैं। इसलिए डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स लिखते समय आपके मन में 2 प्रश्न रहने चाहिए। मतलब ये एपिसोड में सिर्फ डिफेंस और उसके ख्याल से बना रहा हूं कि यह दर्द का रिश्ता से आप भी हो सकता है 2-4 हो रहे होंगे, आप पर भी पिटीशन पड़ रहे हो। हालांकि मुझको यदि ठीक से याद है तो GS कंक मुख्य सचिव थे, उस वक्त एक सर्कुलर निकला था, मैं कोशिश करता हूं सर्कुलर भी अगर हो तो हम दिखा दें, कि उसमें ये कहता है कि छद्मनामी, बेनामी वगैरह जो आवेदन पड़ते हैं उसके डिस्पोजल का प्रोसेस है। लेकिन मुझको आश्चर्य लगता है, मतलब 90% DM को तो झोला छाप DM है। मैंने कई बार कहा है कि झोला छाप DM को तो समझ में ही नहीं आता है। विभागों के सचिवों को पता नहीं रहता है। कोई पिटीशन है, शुरुआत कर दिया, सो कॉज पूछ दिया। यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। वो जो GS कंक का सर्कुलर है वो इसी के आलोक में है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इट विल लाई विद द पर्सन हु हैज लेवल चार्ज्ड, जिसने चार्ज लेवल किया है। बहरहाल तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स का जवाब या सोकाउज का जवाब देते समय 2 चीज ध्यान में रखना चाहिए सरकारी कर्मियों को। पहला कि बर्डन ऑफ प्रूफ आपका नहीं है। आपने सोकाउज पूछा है DM ने या कमिश्नर ने, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने, सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर ने, सिविल सर्जन ने, हूसोएवर आपसे पूछा, या इवन सरकार ने ही पूछा है, तो उनको ये साबित करना पड़ेगा कि जो सोकाउज में आरोप लगाए हैं उसके संबंध में उनके पास क्या साक्ष्य। और दूसरा एक थ्योरी होता है, उसको बोलते हैं ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। इस पर बहुत चर्चा हुई है और मतलब ये
दुनिया भर में इस पर अलग अलग कानून, जैसे अगर मुझे ठीक से याद हो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1971 में संविधान में एक संशोधन हुआ था, उसको 4th अमेंडमेंट बोलते हैं। उसका जो टाइटल है कि वो कहता है कि वो इस पर एक आर्टिकल भी है, अगर संभव हुआ तो मैं दिखा दूँ, हालांकि बहुत लीगल हो जाएगा। वो 4th अमेंडमेंट ने वहाँ के सिटीजन को ये अधिकार दिया है कि साहब ये बर्डन ऑफ प्रूफ, जैसे अगर किसी के पास सर्च वगैरह के लिए गया है, कोई उसको अरेस्ट करने के लिए गया है, तो इसमें 4th अमेंडमेंट में वहाँ बहुत सारे दिए गए हैं डिफेंस। क्योंकि आप हमेशा याद रखिए कि दुनिया में जो आधुनिक काल का इतिहास है उसमें माना जाता है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि मैग्ना कार्टा जो 1215 में इंग्लैंड में जारी हुआ था, उस वक़्त के राजा थे, अगर मुझे ठीक से याद है तो किंग जॉन, बहुत मनबढ़ू राजा था, एकदम ऑटोक्रेट था, डिस्पॉट था। तो ये मैग्ना कार्टा बना था, और मैग्ना कार्टा का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो फ्रीडम का था। हमारे देश के संविधान में भी फ्रीडम की चर्चा है, आर्टिकल 19 और बाकी आगे फंडामेंटल राइट्स में। तो किसी व्यक्ति के फ्रीडम को कंटेन करना, ये इसके अगेंस्ट बहुत सारे सेफ गार्ड्स हैं। यहाँ क्या हुआ, एक जमदार गया विजिलेंस का, आपके पॉकेट में पैसा आप पकड़ के ले आया, एंड योर फ्रीडम इज कंटेन्ड। ये तो यही देश है, यही राज्य है कि ये चल रहा है, और जिसको अरेस्ट करना चाहिए उसको नहीं करता है। टेंडर घोटाला 5000 करोड़ का है, जिसको गिरफ्तार होना चाहिए घूम रहा है। तो ये बहरहाल वो विषयांतर हो जाएगा। तो संविधान, यूएस के संविधान में 4था अमेंडमेंट ही इसके लिए किया गया था कि वो बेसिकली वो बर्डन ऑफ प्रूफ और ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस पर वो आधारित है। तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स जब आप पर चले, आपसे सोकॉज पूछे जाए, तो 2 सिद्धांत को दिमाग में रखिए। पहला कि जिसने आरोप पर लगाए हैं उसको सबूत देना है, और दूसरा आपको यू हैव टू बी ऑफेंसिव। उससे पूछिए कि आपने आरोप जो लगाया किस आधार पर लगाया है, आप हमको बताइए, नहीं तो आपके विरुद्ध यह बीएनएस में जो प्रावधान है, और स्पेशली वैसे आरोप जिसमें आपको 7 साल से सजा हो सकती है। अब जैसे करप्शन पीसी एक्ट लगा दिया तो इस समय बहुत भयंकर सजा है, 120B लगा दिया, भयंकर सजा है। 120B आईपीसी का अभी सेक्शन 85 होगा संभवतः, रेड विथ अदर प्रोविजंस, जिसमें 7 साल या उससे अधिक सजा हो सकती है। तो आप कहिए कि अगर आपने ये सबूत नहीं दिया तो मैं धारा 248 बीएनएस और 231 रेड विथ अदर 232, 33 वगैरह में हम आप पर केस करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि यह, जैसे मान लीजिए कि विजिलेंस ने आप पर केस इंस्टीट्यूट किया, आप गिरफ्तार हो गए, बेल पर आप निकलिएगा, या आपके परिवार के लोग या आपका वकील 3-4 चीज़ तुरंत मांगना चाहिए कि आपने मुझको गिरफ्तार किया, मेरा फ्रीडम आपने कंटेन किया, जो मेरा फंडामेंटल राइट था। और गिरफ्तारी का एक सिद्धांत होता है कि जब तक एविडेंस के ख़त्म होने या गवाहों के पर दबाव डालने की नौबत न हो, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ एक्सेप्शन। लेकिन यहाँ तो बस आप ये समझ लीजिए ना कि अगर 4000 रुपया चोरी हुआ था जेल, और 4 करोड़ का जमीन हड़प लिए हैं तो सिविल केस होगा। माने ये हमारे देश के कानून की विडंबना है। 5 करोड़ का जमीन हड़प लिए, 10 करोड़ का किसी का फ्लैट पर कब्जा कर लिए तो सिविल केस होगा। लेकिन पॉकेट से अगर 500 रुपया छीन लिए हैं तो आपको क्रिमिनल केस होगा, उसमें जेल चले जाएगा, इसमें 20 साल मुकदमा लड़ते रहिए। बहरहाल मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो जैसे ही अगर विजिलेंस की ट्रैपिंग होती है और आप बाहर निकलते हैं, या आपका परिजन या आपका वकील को मांगना चाहिए, पहला बोलिए कि सीसीटीवी फुटेज दीजिए। आपने जो मुझे गिरफ्तार किया, या जिस समय आपने कथित कहा कि साहब आपको पैसा दिया है, तो पैसा देते हुए उसका सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाना। ये बीएनएस और बीएनएसएस वगैरह में, और बिहार भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 वगैरह में इसके पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। गिरफ्तारी की भी वीडियोग्राफिंग होनी चाहिए। मोबाइल का रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको 1-2 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बता देता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ रूलिंग बता देता हूँ आपको। नीरज दत्ता वर्सेज स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, इसमें कहता है कि रीअफर्म दैट द प्रूफ ऑफ डिमांड इज जनरली इंडिस्पेंसिबल इन करप्शन केसेस। जैसे
विजिलेंस ने आकर कहा कि आप सामान्य तौर पर ये करता, आपके पॉकेट में पैसा रख देगा आपके हाथ में। मैंने डेहरी ऑन सोन की एक घटना दिखाई थी जहाँ सीसीटीवी के फुटेज से निकला कि साहब वो तो पैसा वो दिया ही नहीं, वो तो कोई आदमी आया और उसके टेबल के पास पैसा रख दिया, उस वक्त वो था भी नहीं। तो आपको ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप पैसे की डिमांड उसने की थी, ये साबित करना बहुत जरूरी है। आप आए, आप पॉकेट में पैसा दे दिया। आप फर्ज कीजिए कि मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने उससे किसी से उधार पैसा मांगा था या उससे उधार लिया था, वो उसको लौटा रहा था, माने एक प्रिज्यूम कीजिए सिचुएशन। तो उसमें कहता है ये सुप्रीम कोर्ट नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली में कि आपको प्रूफ देना होगा कि उसने डिमांड किया था। एक और केस है पी सत्यनारायण मूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें कहता है कि द रिकवरी ऑफ मनी एलोन इज इनसफिशिएंट विदाउट प्रूफ ऑफ डिमांड। आपके पॉकेट से पैसा निकल गया, आपके ड्रॉअर से पैसे की रिकवरी हो गई, ये सफिशिएंट नहीं है, आपको बताना पड़ेगा कि पैसा कहाँ से आया, क्या इसने कोई डिमांड किया था। एक मामला अभी मेरे संज्ञान में आया है। मामला पटना जिले के किसी अनुमंडल का है जहां डीसीएलआर पर यह आरोप लगाया गया है, मुझको जो मालूम हुआ, मैं इस डिस्क्लेमर के साथ बता रहा हूं, जो मुझको लोगों ने बताया कि उस डीसीएलआर पर कलेक्टर ने प्रपत्र का इस आधार पर भर दिया है कि उसने एक आदेश के लिए पैसा मांगा था, जबकि जो मुझको बताया गया है, अगर वो सत्य हो तो यह है कि उस अधिकारी ने, उस डीसीएलआर ने वह आदेश संभवतः 2-3 महीना 4 महीना पहले ही कर दिया था। तो 4 महीना पहले जो आदेश पारित कर दिया था उसके एवज में कोई कैसे पैसा मांग सकता है। तो मैंने बताया ना कि जो आईएएस झोला छाप डीएम साहब का जो हालत है, और अधिकांश झोला छाप वही डीएम सब सेक्रेटरी बन गया है। झोला छाप डीएम और झोला छाप सेक्रेटरी का तो भरमार है, और झोला छाप मिनिस्टर तो था ही पहले से, तो ये झोलामय हो गया है पूरा बिहार। बहरहाल तो ये और एक और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा जजमेंट है, बी जयराज वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। एम्फेसाइज दैट द डिमांड इज द ग्रेव मैन ऑफ द ऑफेंस। पैसे की मांग की गई थी, यह कोरोबरेट होना चाहिए पैसा की रिकवरी के साथ। तो ये सब चीज है जो आपको मांगने चाहिए। तो मैंने कहा ना कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसका है, जिसने आप पर आरोप लगाए हैं। अगर विजिलेंस किया है, पुलिस किया है, या कोई व्यक्ति ने आरोप लगाया, जैसे किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ परिवाद दिया कि साहब ऐसा पैसा मांगे, दे विल हैव टू प्रोड्यूस एविडेंस। ऐसे लिख देने से नहीं हो जाएगा कि हमको परिवाद। मैं अक्सर देखता हूँ कुछ बीडीओ और कुछ और ऑफिसर्स मेरे पास, कुछ और विभाग के ऑफिसर मेरे पास सलाह मशवरा के लिए, तो उसने कहा कि सर मेरे खिलाफ परिवाद लिख दिया, हम उससे जा रहे हैं समझौता करने। तो मैंने कहा भाई परिवाद, तो हम बोले कि तुम उसने जो परिवाद पहले तुम्हारे खिलाफ दिया क्या वो सत्य है? अगर तुमने पैसे की मांग की तो फिर मेरे पास मत आओ। बोला नहीं सर, कभी कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। तुमने कहा कि तुम जो उससे मिलकर के समझौता करने जा रहे हो, तो उसको पहले उसने जो परिवाद दिया है और उस पर तुमसे कोई पूछा है तुम्हारा वरीय पदाधिकारी, तो कहिए कि जिसने परिवाद दिया उसको पहले एविडेंस देना होगा। और अगर उस परिवाद में तुमको सजा हो जाती जो बहुत ग्रेव नेचर का होता, तो उस पर आप लोग सीजीएम के यहाँ केस कर सकते हैं, थाने में भी केस कर सकते हैं 231 और 248 में। नहीं लेता है थाना तो सीजीएम में केस कीजिए। इसने कहा ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। मैं एक घटना बता दूं। मैं किसी जिले में एक बड़े पद पर पोस्टेड था, जिला नाम लेना उचित नहीं होगा। एक मीटिंग चल रही थी, उसमें केंद्रीय मंत्री उस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे, और उस मीटिंग में मैं संभवतः बाकायदा सचिव प्रेजाइड कर रहा था, या उसमें किसी हैसियत से मैं जिले में बड़ा अधिकारी था। तो जब मीटिंग चलने लगी और वो उसमें पॉलिटिकल लोग भी थे, तो एक मेंबर ने, जो संभवतः किसी पॉलिटिकल पार्टी से नॉमिनेटेड हुए थे मेंबर वगैरह, आजकल देखते ना इतना कमेटी बन गया, उसने गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करते एक अधिकारी पर वैसा आरोप लगाया जो बिल्कुल अस्वीकार्य था, इसलिए कि वो अधिकारी मात्र 1 सप्ताह पहले आता, उस पर वो आरोप लगा था जो संभवतः 1 महीना पुराना था। हमने मीटिंग को इंटरप्ट करके उस मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी आप अध्यक्षता कर रहे हैं, अगर इस व्यक्ति ने यह आरोप लगाया और अभी अगर ये सबूत न दे सका तो इसके खिलाफ
हम आदेश करेंगे इस ऑफिसर को कि थाने में एफआईआर, अगर मैं आदेश कर दिया तो थाना को एफआईआर लेना पड़ेगा। और दूसरा चीज़, इसने जो गाली दिया है इसकी मर्यादा का उल्लंघन हुआ है, इसलिए इसके पास भी अधिकार है रिबटल का, और वो रिबटल उसी लैंग्वेज में दे देगा जिस लैंग्वेज में इसने दिया है। और अगर इस मीटिंग में इसने भी गाली दे दी तब क्या होगा? और अगर मैं इस मीटिंग को छोड़कर चला गया तो एक आदमी भी यहाँ नहीं रहेगा, फिर आपके मर्यादा का क्या होगा? इसलिए लास्ट बार मैं बता रहा हूँ, आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि या तो मीटिंग संसदीय तरीके से हो और अनर्गल प्रलाप नहीं हो, किसी के पास सबूत है तो वो प्रोड्यूस करे, अन्यथा ये मीटिंग नहीं होगी। माननीय मंत्री बहुत सीनियर, वो गुजर गए, अब नहीं हैं इस दुनिया में, वो बात की गंभीरता को समझे और फिर अकॉर्डिंगली जल्दी से मीटिंग एब्रप्ट होगी। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर इस तरह की बात होती है तो यू नीड टू बी वेरी ऑफेंसिव। सीसीटीवी फुटेज मांगिए, कॉल डिटेल मांगिए, ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स, ये सब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया हुआ है। मेटा डेटा मांगिए, फॉरेंसिक रिपोर्ट। आपने कहा कि साहब मेरा फिंगरप्रिंट था, फिंगरप्रिंट का आप फॉरेंसिक रिपोर्ट, ये सब आपका अधिकार है क्योंकि उसको साबित करना है। इसके अलावा जो विटनेसेस होता है, विटनेस ने क्या दिया, विटनेस कौन था वो, उसका इससे क्या कनेक्शन था, कैसे उसको मालूम था कि ऐसी चीजें हुई हैं। और प्रूफ ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जैसे मान लीजिए कि इसी पर आरोप लगाया कि साहब इसने ये आदेश देने में पैसा मांगा है, तो वो आदेश क्या था, कौन से आदेश में हमने पैसा मांगा है? ऐसे ही आदेश लेने में पैसा ले लेते, दैट इज जनरलाइज्ड चीज़ें नहीं लग सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ 3 चीज़ कहना चाहता हूँ। पहला कि आप ईमानदारी से नौकरी करिए, किसी अनैतिक, असंवैधानिक और गैर कानूनी दबाव, चाहे वो किसी का हो, उसके तहत नहीं आइए। मैं इस बात से को स्वीकार करता हूँ कि आप पर बहुत दबाव होगा, इसलिए मैंने एक रूल बता दिया है, बोर्ड मिसलेनियस रूल नंबर 4। सेकंड, आप पर कोई आरोप लगता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपका नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसका है जिसने आरोप लगाए हैं। और तीसरा, यदि आपके खिलाफ आपको लगता है कि गलत मुकदमे हुए हैं, आपको फंसाने की साजिश की गई है जिसमें आपका एक क्वांटम ऑफ पनिशमेंट ग्रेव है, 7 साल से ऊपर हो सकता है, करप्शन के चार्जेस में हो जाता है, तो आपको धारा 248, 231 रेड विथ अदर प्रोविजंस भारतीय न्याय संहिता में पर्याप्त अधिकार है। थाने में भी एफआईआर कर सकते हैं उसके खिलाफ, अगर न हो तो आप सीजीएम के यहाँ एफआईआर कर सकते हैं। जहाँ आपको विजिलेंस ने ट्रैप किया, आप वहीं के लोकल थाने में लिख करके दीजिए, या फिर आप वहाँ के सिविल कोर्ट में ये मुकदमा कंप्लेंट केस दायर कर सकते हैं। क्योंकि अन्याय के सामने झुकना और न्याय का न्यायपूर्ण तरीके से मांग नहीं करना, यह साबित करता है कि हम न तो संविधान समझ रहे हैं, नहीं कानून समझ रहे हैं। कानून में दोष नहीं होता है, कानून की अज्ञानता या फिर कानून को ज़्यादा जानने के बाद उसके दुरुपयोग में दोष होता है। मैं फिर आपसे अनुरोध करूँगा कि सरकारी सेवक जनता के न्यायपूर्ण काम के लिए होता है, उसके नैतिक काम को, उसका आपकी जो ड्यूटी दी गई है उसको करने के लिए होता है। उसको यदि आप करते हैं और उसके आड़े चीज़ें आती है तो ये सारी चीज़ें आपको मदद कर सकती है। तो इस दर्द के रिश्ते से शायद आपको भी पाला पड़ रहा होगा, इसलिए इस दर्द के इस रिश्ते में आपको जो राहत की दवाई मिल सकती है, उसी के संबंध में मैंने कानूनी बातें कही है। कल के वीडियो में मैंने कुछ चीज़ों की मांग की थी और मैं खुले मन से बिहार प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों और खासकर इस संघ से यह जरूर अपील करूंगा कि इस मामले को आपको उठाना चाहिए। आप सबसे पहले एक आवेदन दायर करें बिहार मानवाधिकार आयोग को और ये समस्त चीज़ों को ठीक से ड्राफ्ट करके आप दें और मांग करें कि इसमें उचित हर्जाना मिले और ये हर्जाने की रकम इन लोगों से वसूला जाए। दूसरा, तुरंत एक पिटीशन देना चाहिए, क्योंकि तकनीकी रूप से ये समझिए कि जैसे ही उनकी मृत्यु हो गई तो
जो कानून कहता है, सीआरपीसी पहले था, अभी बीएनएसएस है, वो ये बताता है कि मृत व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा नहीं चल सकता है। तो इन पर जो आपराधिक मुकदमे विजिलेंस ने चला रखे थे, वो मुकदमा अब इनफ्रक्चुअस हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो जैसे मुकदमा खत्म हुआ और ये सस्पेंशन में विभागीय कार्रवाई चल रही थी, यानी तकनीकी रूप से नौकरी में थे, तो इनके मृत्यु के उपरांत इनके आश्रित को, चाहे उनकी पत्नी हो चाहे उनके बच्चे हो, मुझको नहीं मालूम है, उनको तुरंत नौकरी मिल सकती है। इस आशय का भी आप आवेदन सरकार में दीजिए, उनके जो बैचमेट्स हैं या इस संघ के जो लोग हैं या उनके परिवार के लोग हैं। और तीसरा और अंतिम चीज, एक कठोर, शालीन किंतु कड़े शब्दों में आवेदन लिखिए और लिखिए कि जो इतनी परिस्थितियां हुई हैं, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद इनको उलझाए रखा गया है केस में, तो इसमें जो दो दोषी अधिकारी हैं, विजिलेंस से लेकर के मुख्यमंत्री तक, उन पर कार्रवाई हो। और इस आशय का एक सिंपल सा आवेदन आप हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम दे सकते हैं, क्योंकि जो रीट होता है उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई वकील ही रीट फाइल करे, आप आवेदन लिखें। मैं आपको बताता हूँ, ये संभवतः 1968 या 69 का मामला है। मधु लीमय, जो बाद में मिनिस्टर भी बने, ट्रेड यूनियन के लीडर थे, लखीसराय में धारा 144 के उल्लंघन में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उन्होंने एक पोस्ट कार्ड लिखा हाई कोर्ट को कि यह गिरफ्तारी मेरी अवैध है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। उस पोस्ट कार्ड पर मुकदमा शुरू हुआ, रीट शुरू हुआ, मधु लीमय वर्सेस एसडीएम मुंगेर, हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में एक विस्तृत आदेश आया जो नज़ीर बन गया था धारा 144 के लिए। और उसके बाद जो सीआरपीसी नया आया 1973-74 में, उसमें मधु लीमय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश को इंश्राइंड किया गया। अब तो नया बीएनएसएस आ गया। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपका एक आवेदन यहाँ नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दीजिए, एंड हैव फेथ, अगर आपने ठीक से लिखा ये सारे लोग उलझ सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सेक्शन 248 और सेक्शन 231 को इन्वोक कीजिए और जहाँ प्लेस ऑफ अक्रेंस था वहीं के सीजीएम के यहाँ विजिलेंस, और यदि आपको लगता है कि आप माने ये सारी चीज़ें थी, तो विजिलेंस और जो परिवादी था इसके विरुद्ध अगर आपने मुकदमा कायम किया तो मैं बताता हूँ कि इन सबों को सज़ा हो जाएगी और यह एक बहुत बड़ा डिटरेंट होगा। लेकिन हमेशा याद रखिए, हर न्याय के ऊपर ईश्वर का न्याय होता है, और अगर सत्य है तो सत्य जीतता भी जरूर है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।